हाय स्टूडेंट्स, 2 अप्रैल 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से x डिस्टेंस चलता है, फिर कुछ स्पीड से 3/2x डिस्टेंस चलता है और उसकी जो एवरेज स्पीड रहती है पूरे ट्रिप की वो रहती है 550/7 मीटर पर सेकंड। तो बताओ v2 कितना होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हो गया x + 3/2x। ओके, एवरेज स्पीड आ जाएगी 50/7। टोटल डिस्टेंस हो गया ये अपॉन टोटल टाइम t1 टाइम प्लस t2 टाइम। t1 टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है x, स्पीड है 5, सो x/5। यहाँ पे कितना डिस्टेंस है 3/2x, स्पीड है v2, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ऊपर भी x कॉमन है, नीचे भी x कॉमन है, कैंसिल कर देंगे, ये इक्वेशन बचेगी हमारे पास। ठीक है, अब 2 को नीचे ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारे पास v2, अब सिर्फ यहाँ पे हमको सॉल्व ही करना है। v2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का। हमको गामा दिया हुआ है मोनोटॉमिक गैस का और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 दिया है, ये ट्रांजिशनल है। और एक और गैस है उसका गामा भी अपन को दिया है, वो पॉलीएटॉमिक गैस है, उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो FB है। उसके पास 3 ट्रांजिशनल, 3 रोटेशनल और एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कब कंसिडर करते हैं, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर्स पे, अदरवाइज हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 + 3 6 और इसके हो जाएंगे 3। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि गामा ए और गामा बी का जो रेशियो होता है वो 1+1/n के बराबर होता है, बताओ n कितना होगा। तो आपको पता है गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिलेशन होता है गामा = F+2/F। ठीक है ना, तो ऐसे ही गामा ए क्या हो जाएगा FA+2/FA और गामा बी क्या हो जाएगा FB+2/FB। ठीक है, FA और FB की वैल्यू मैंने आपको बताई, ये हो गया FA और ये हो जाएगा FB। 3 + 3 और 6, 1 कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हाई टेम्परेचर्स पे होता है, राइट। तो 3 + 2/3 अब इंटू 6/6 + 2, 5/3 इंटू 8/10, सॉल्व करके 40/30। तो गामा ए बाई गामा बी 40/30 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब 1+1/n है, सॉल्व करके n के लिए n निकालना है, सॉल्व करेंगे n के लिए तो n3 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, 2 अप्रैल 2025 का क्वेश्चन करते हैं। सिंगल स्लिट है और सिंगल स्लिट से इतने नैनोमीटर की लाइट पास हो रही है, कुछ θ2 एंगल पे सेकंड मिनिमा बनता है, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, और नीचे की तरफ θ3 एंगल पे थर्ड मिनिमा बनता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप निकाल के बताइए स्लिट की विड्थ, यानी कि ए जो स्लिट की विड्थ होती है वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। और एक चीज़ और गिवन है कि ये θ2 + θ3 जो है, सॉरी यहाँ पे θ2 + 3 लिखूँगा मैं, पेन को सेलेक्ट कर लूँ। θ2 + θ3 आपको 30 डिग्री गिवन है, राइट। तो मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, a sin θn = n लैम्डा। तो sin θn बराबर n λ/a। तो θn को क्या लिख सकता हूँ, sin इनवर्स n बाय, अगर साइन बहुत छोटा है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, θn = n λ/a, सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो क्योंकि यहाँ पे सेकंड मिनिमा और यहाँ पे थर्ड मिनिमा की बात है, तो ये 2 आ जाएगा एक जगह, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और θ2 + θ3 30 डिग्री के बराबर है, तो हम θ2 को डायरेक्टली 2 λ/a, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि छोटा सा एंगल है तो साइन को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 λ/a θ2 हो जाएगा, θ3 हो जाएगा 3 λ/a। ठीक बात है, तो सीधा θn बराबर m λ/a फॉर्मूला लगाएंगे और θ2 + θ3 बराबर θ, जो कि हमको 30 डिग्री यानी कि π/6 गिवन है। ये हो जाएगा 2 λ/a, ये हो जाएगा 3 λ/a। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अपन को गिवन है, लैम्डा कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 5 λ/a। सो ये 5, ये लैम्डा, ये अपॉन a = 5/6, सॉल्व करेंगे 6 अपना आंसर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक स्टील वायर दे रखी है, स्टील वायर पे फोर्स लगाया जाता है और उससे क्या होता है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर, यंग्स मॉड्यूलस भी दिया है, पॉइसन रेशियो दिया है और हमको दिया है 10⁻³ ये दिया है ट्रांसवर्स स्ट्रेन। ट्रांसवर्स स्ट्रेन मतलब जब फोर्स लगेगा ना इस पर तो इसकी रेडियस कम हो जाएगी, क्योंकि खींचेगा, दोनों तरफ से खींचेगा ये। तो पहले रेडियस मान लो इतनी है, तो इसकी रेडियस में स्ट्रेन आएगा, वो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस ट्रांसवर्स स्ट्रेन होता है।
तो क्योंकि खींचेंगे तो कुछ इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो निकालना है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला क्या है, हाफ वाई और स्ट्रेन का स्क्वायर। तो वाई तो पता है अपन को, स्ट्रेन निकाल लो, काम हो गया। तो पॉइसन रेशियो का फॉर्मूला होता है, ये आपका स्ट्रेन है जो ट्रांस स्ट्रेन है अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, यही चाहिए अपन को, डेल एल बाय एल, यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपन, इसको ई बोलते हैं अपन। तो ये वैल्यू दी है और ये वैल्यू भी दी है, तो बस हो गया सॉल्व। तो 1/μ को डेल आर बाय आर से मल्टीप्लाई करो, लो आ गया वैल्यू, स्ट्रेन आ गया तुम्हारे पास। अब स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वाई दिया हुआ है, ये रहा वाई, हाफ से मल्टीप्लाई करो और SI में कन्वर्ट करके 25 तुम्हारा आंसर आ जाएगा SI यूनिट्स में। थैंक यू। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। 2 अप्रैल 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे वाटर कंटेनर है और ऊपर से 3 मीटर की हाइट पे एक यहाँ पे दरवाज़ा बना रखा है, हिंज्ड है। तो वो वाटर इधर से प्रेशर मारता है, ठीक है, तो इधर फोर्स लगेगा, और जो ये वाला लिक्विड है कोई, ये इधर फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है। तो फोर्स बाय लिक्विड इस डायरेक्शन में होगा और फोर्स बाय वाटर इस डायरेक्शन में होगा। अब क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम है और इसकी ये डेंसर है, तो ये जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है ये बड़ा होता है। तो इसके लिए हमको इस डायरेक्शन में जो वाटर फोर्स लगा रहा है उसके साथ कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा, ताकि ये दोनों फोर्स मिलके इसको बैलेंस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F एक्सटर्नल प्लस W बराबर फोर्स ऑफ लिक्विड, तो यहाँ से F एक्सटर्नल हो जाएगा FL माइनस FW। अब लिक्विड का फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर होगा एक तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक और ये गेज प्रेशर इस हाइट का, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर होगा P0 प्लस H रो G, और इस टोटल प्रेशर को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फोर्स आ जाएगा, ये टोटल फोर्स यहाँ पे लगने वाला लिक्विड के द्वारा, और माइनस फोर्स बाय वाटर। अब यहाँ पे इसी सेम पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये गेज प्रेशर इस हाइट का। तो P0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू H इंटू एरिया। एरिया किसका, ये दरवाजे का एरिया, वो दिया हुआ है अपन को क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने पे जी एच ए कॉमन आ जाएगा, P0 कैंसिल हो जाएगा और अंदर आ जाएगा रो एल माइनस रो डब्ल्यू, ठीक बात। रो एल दिया हुआ है क्वेश्चन में, वाटर की डेंसिटी पता ही होती है अपन को, इधर 10 आ जाएगा, हाइट ऊपर से 3 है, एरिया भी दिया हुआ है, और इसको SI में कन्वर्ट करेंगे 150 न्यूटन जो है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मज़े हो गए, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक मेटल प्लेट है, एक लाइट आती है फ्रीक्वेंसी की, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, और इस पर स्ट्राइक होती है A पॉइंट पे, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है इस प्लेट के बिल्कुल परपेंडिकुलर राइट, और ये एक रीजन में एंटर कर देता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे एक रीजन है जहाँ पे कम्प्लीटली मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर है। तो जब ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, जब इधर आता है, तो क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो आपको पता है F इक्वल्स टू QV क्रॉस B, उस पर फोर्स लगेगा, राइट। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q हो जाएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल से आप ये निकाल सकते हो। V वेलोसिटी है, इसको फर्स्ट वेक्टर मानेंगे, इसको सेकंड वेक्टर मानेंगे, इसको थर्ड वेक्टर मानेंगे। आपने क्या करना है, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में पॉइंट करो, ठीक है, और अपने पाम को स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट रखो, राइट हैंड को। तो आप देखोगे आपका थंब जो है ना ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि चार्ज ऐसे जाते जाते ऐसे मुड़ जाएगा और इधर आ जाएगा वापस। ये आपने पढ़ा होगा मूविंग चार्जेस में ये रूल, ठीक है ना। तो ये B पॉइंट पे आ जाता है, तो ये AB की डिस्टेंस अपन से पूछ रहा है एक्चुअल में, AB की डिस्टेंस जो कि जो सर्कल बनेगा, तो ये उस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, यानी कि ये भी R होगा, ये भी R होगा, तो हमको ये 2R निकालनी है वैल्यू। तो यहाँ पे जिस काइनेटिक एनर्जी से निकलता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और हमको पता है आइंस्टाइन इक्वेशन से कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ - फाई इस प्लेट का
जो है वो वर्क फंक्शन है, और एच सी जो इस पे एनर्जी, एच सी बाय लेमडा जो इस पे एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ से हमको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में भी रिलेशन पता है भाई। मोमेंटम क्या होता है, रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी बाई क्यू बी, आपने पढ़ा होगा मूविंग चार्जेस में। तो एम वी होता है मोमेंटम। अब मेरे को मोमेंटम चाहिए इस टर्म में, वर्क फंक्शन और एच सी बाई लेमडा के टर्म्स में। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह ये वाली वैल्यू पुट करी, तो ये मेरे पास मोमेंटम आ गया। अब इस मोमेंटम को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, मेरी कहानी बन गई। ठीक है, तो मेरे को आर की वैल्यू मिल जाएगी, ये मेरी आर की वैल्यू है, और मेरे को आर की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो मुझे ए भी मिल जाएगा। तो बस ये 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 को मैं अंदर लूँगा तो अंदर 8 आ जाएगा। ठीक है, और वापस बाहर लेंगे तो वापस 2 आ जाएगा। राइट, आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी मैथ्स है, क्योंकि अंदर जाने पे ये √4 हो जाएगा ना, और 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √8 हो जाएगा, और वापस बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। तो इसलिए अपना ये जो है ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, 2 अप्रैल 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास यहाँ पे कंडक्टिंग शीट है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और यहाँ पे एक वायर है, इसके साथ एक आपके पास बॉब है जिस पे चार्ज है Q, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो आपको यहाँ पे पता लगाना है कि इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा पता लगाना है आपको। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे, तो इस पे लगने वाले नेट फोर्स 0 होगा। इधर आएगी टेंशन, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। टेंशन का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा T cos 45, यहाँ पे आएगा T sin 45। नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, क्योंकि Q चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर Q ही फोर्स लगाएगी। ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं और ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, दोनों को मैंने बैलेंस किया। QE इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखेंगे। सिग्मा यहाँ से आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू mg/q। सभी डेटा हमको गिवन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई मेन 2 अप्रैल 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट 1 में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हैं, और लिस्ट 2 में उनके डायमेंशनल फार्मूला दिए हैं। याद तो होते नहीं अधिकतर, तो सॉल्व भी करने पड़ते हैं एग्जाम में, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला जो आता है वो आता है विस्कस फोर्स में, F = 6 पाई ईटा RV। तो यहाँ से हम ईटा निकाल सकते हैं, वो होगा F/6 पाई ईटा RV। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला M1 L1 T-2, 6 पाई कांस्टेंट है R के लिए क्योंकि लेंथ है, रेडियस लेंथ में होती है, और वेलोसिटी LT-1। सॉल्व करेंगे इसको, M1 L-1 T-1 आ जाएगा। अगला है हमारे पास इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, IPS ऑफिसर, ऐसे याद रखा करो, IPS। P पावर है, ये याद रखना, मोमेंटम नहीं, और S सरफेस एरिया है। पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स वापस से M1 L1 T-2, वेलोसिटी LT-1, एरिया L²। सॉल्व करके M1 T-3 L0। आगे देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ध्यान रखो, ग्रेडियंट का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लेंथ के साथ डिक्रीज़ होना, उसको ग्रेडियंट कहते हैं अपन। जैसे मैं अगर बोलूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो हो जाएगा V/L। ठीक है, ऐसी प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा P/L। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहाँ पढ़ते हो? पोटेंशियल ग्रेडियंट अपन पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर में। चलिए इस पे आते हैं। अब P हमारे पास प्रेशर आ गया, प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, L एज इट इज़ है। अब वापस से फोर्स M1 L1 T-2, एरिया L² और लेंथ L। सॉल्व करके ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। फिर आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होता है इन्वर्स बल्क मॉड्यूलस का। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है प्रेशर डिफरेंस बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो ये तो डायमेंशनल लेस हो गया, तो यानी कि बल्क मॉड्यूलस का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो प्रेशर के बराबर हो जाएगा, है ना। V और V, वॉल्यूम से वॉल्यूम के डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगे। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एरिया का। तो ये बल्क मॉड्यूलस का आएगा। बल्क मॉड्यूलस के जो डायमेंशंस हैं उनको इन्वर्स कर दीजिए, 1 को -1, -1 को +1 और -2 को +2 कर दीजिए। ये कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास आ गया। ठीक है,
So this is the way to solve this particular question. For more videos, keep watching Simran sir. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2 अप्रैल 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस कर्वेचर के सामने है 0.2 मीटर। क्योंकि रेज इधर जाएंगी तो यू नेगेटिव हो जाएगा और यू हमेशा हम पोल से मेजर करते हैं टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये -0.2 हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दिया हुआ है हमको 0.4 और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया है 1.5। हमको बताना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी। तो क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो हो रहा है कर्व सरफेस से, और जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस होता है तो उसका इमेज का जो पोजीशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ध्यान रखें μ2 और μ1 क्या होता है। μ2 वो मीडियम होता है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट होती हैं और μ1 वो मीडियम होता है जहाँ पे इंसिडेंट रेज प्रेजेंट होती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट रेज चलती हैं और ये रिफ्लेक्टेड रेज यानी कि μ2 में आ जाती हैं। इसका मतलब मेरा μ2 ये वाला मीडियम होगा और μ1 मेरा ये वाला मीडियम होगा। अब मुझे फॉर्मूले में बस डेटा पुट करना है। μ2 की जगह 1.5 क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ आ रही हैं इस मीडियम में, और μ1 की जगह वैल्यू आ जाएगी 1। v हमको पता लगाना है इमेज के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा -0.2। μ2 और μ1 की वैल्यू एज इट इज़ पुट करेंगे। r होगा 0.4 क्योंकि कर्वेचर इस डायरेक्शन में है और इंसिडेंट रेज जिस डायरेक्शन में जा रही होती हैं वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानते हैं, तो इसलिए r हमारा पॉजिटिव आएगा। सॉल्व करेंगे v के लिए -0.4 मीटर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 अप्रैल 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का। आपके पास एक रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, मास m, लेंथ l, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है ml²/12, इसको अल्फ़ा बोला है। रॉड को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे और ऐसे क्रॉस बना देंगे उसका, और वो इस सेंटर के अबाउट घूमेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बताना है। तो एक रॉड का निकाल लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों रॉड्स का आ जाएगा उसके अबाउट। तो ये रॉड आधी हुई तो उसका मास भी तो आधा होगा और उसकी लेंथ भी आधी हो गई। तो एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट अगर वो ऐसे घूमती है तो होता है ml²/12। तो यहाँ पे m हो जाएगा m/2, लेंथ हो जाएगी l/2 का स्क्वायर क्योंकि हमको चाहिए ml²। तो यहाँ पे l हो चुका है l/2 अपॉन में 12 और ऐसी कितनी रॉड्स घूम रही हैं, 2 घूम रही हैं, तो इंटू 2 कर देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ml²/4 इंटू 12 बचेगा, जो कि ये वापस आप देख सकते हैं यहाँ पे ml²/12 अल्फ़ा है, तो आंसर हो जाएगा α/4। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेई मेंस का क्वेश्चन कह रहा था एनर्जी ऑफ H एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज एनर्जी ऑफ He आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n², ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए Z होता है 1 और ग्राउंड स्टेट पे N होता है 1, तो आंसर आएगा -13.6 हाइड्रोजन के लिए। और अगर मैं बात करूँ हीलियम के लिए, He+ के लिए, तो Z हो जाएगा 2 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है हीलियम का, तो N बराबर हो जाएगा 2। तो जब यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 वैल्यू पुट करूँगा तो वापस से एनर्जी -13.6 ही आएगी। तो इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है जो कह रहा है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज हीलियम आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये सही हो जाएगा। ऐसे ही आप ये देखोगे सी वाला स्टेटमेंट, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज हीलियम आयन इन ग्राउंड स्टेट। नो, हीलियम आयन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे बी स्टेटमेंट है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज लिथियम आयन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n बराबर 3। तो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट में कितना होता है 13.6 होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हाइड्रोजन एटम का Z1 N1 ग्राउंड स्टेट पे। अगर मैं Li2+ की बात करूँ तो Z3 हो जाएगा और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में N3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और जो आपका लिथियम है ना उसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट और हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी सेम रहेगा, तो इसलिए ए और बी ठीक रहेंगे। अगर आप डी पढ़ोगे तो एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, राइट, इज सेम दैट ऑफ लिथियम आयन इन ग्राउंड स्टेट। तो ये हमारा सही नहीं आएगा क्योंकि दोनों के जेड जो है वो अलग अलग है, तो रेशियो सेम नहीं आएगा, इसलिए हमारा ए और बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2 अप्रैल 2025 का। आपके पास एक रिंग है, उसमें आई करंट है, एक्स डिस्टेंस दूर एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उस रिंग की वजह से B2 है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है। एक्स और आर का रेशियो दिया हुआ है 3:4।
आपको B2/B1 निकालना है, मतलब इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपॉन इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेशियो आपको निकालना है। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है रिंग की वो होती है μ0I/2r, और एक्सेल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है μ0I/r² r² + x²3/2। मैंने दोनों को डिवाइड करा, ठीक है ना। ये रहा मेरा B2 और ये रहा मेरा μ0I/2r, ये मेरा B1। तो μ0I कैंसिल किया मैंने, 2 भी कैंसिल किया, ये r² और ये r मल्टीप्लाई होकर ऊपर r³ आ जाएगा और नीचे बचेगा r² + x²3/2, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, नीचे से यहाँ पे मैंने निकाल लिया बाहर कॉमन। तो जब मैं r² बाहर कॉमन निकालूंगा तो पावर 3/2 है, तो पावर r² की पावर 3/2 यानी कि r³ आ जाएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में r² रह जाएगा, आप इसको वापस अंडर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास यही बच जाएगा। तो 1 + x² बचेगा आपके पास अंदर में। अब अपन क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। r³ अपन ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। x² यानी कि x/r 3/4 है, तो x²/r² क्या हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिनोमिनेटर में सॉल्व करते रहेंगे अपन बस। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 16 + 9/16 आ जाएगा, पावर 3/2 चल रही है, 16 ऊपर चला जाएगा, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर और 16 + 9 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो हम इसी एक्सप्रेशन को 4²/5² की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब ये पावर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, तो 4³/5³ यानी कि 64/125 जो है अपना आंसर हो जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 अप्रैल 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का। यहाँ पे एक F फोर्स लग रहा है एक ट्रायंगुलर प्लेट पे। ये F फोर्स निकालना है ताकि ये ट्रायंगुलर प्लेट इक्विलिब्रियम में रहे। तो इस पे लगने वाले फोर्सेस ये 10 न्यूटन, ये 10 10 10 10, ये सभी 10 न्यूटन फोर्सेस लग रहे हैं। अब क्योंकि ये प्लेट यहाँ से तो फिक्स है, ना तो राइट जा सकती है, ना लेफ़्ट जा सकती है, ना ऊपर जा सकती है, ना नीचे जा सकती है। यहाँ से तो फिक्स है ना ये, तो राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे तो जाएगी नहीं। तो सिर्फ हमको यहाँ पे क्या देखना है कि इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी बैलेंस होना चाहिए, मतलब ये ना तो क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए और ना एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो सभी फोर्सेस का टॉर्क देखते हैं। शुरू करते हैं ए पॉइंट से। एक ये लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि ये अगर एक्सिस ऑफ, ये सपोज करो ये दरवाज़ा है और ये दरवाजे की हिंज है, तो आप दरवाजे को खोलने के लिए फोर्स कहाँ लगाते हो, इस हिंज से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे लगाओगे या ऐसे लगाओगे, तो दरवाज़ा खुलेगा या बंद होएगा। लेकिन अगर आप फोर्स हिंज पे ही लगाना शुरू कर दोगे, ऊपर से लगाओ फोर्स, नीचे से लगा लो फोर्स हिंज पे, किसी भी एंगल से हिंज पे फोर्स लगेगा, तो दरवाज़ा खुलेगा क्या, कभी भी नहीं खुलेगा। आपको हिंज से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ दूरी पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी दरवाज़ा खुलेगा, तभी टॉर्क लगेगा। तो सिमिलरली, तो ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये वाला फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन के लॉन्ग ही लग रहा है, तो ये इसको घुमा नहीं पाएगा। सिमिलरली ये वाला जो 10 न्यूटन का फोर्स है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन पे ही लग रहा है, ये भी इसको घुमा नहीं पाएगा। अब ये वाला फोर्स जो है 10 न्यूटन का, ये इसको कैसे घुमाएगा ये देखते हैं। तो ये फोर्स की लाइन है, ये किसकी लाइन है, ये वो लाइन है जिस पे फोर्स लग रहा है, कितना, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स की लाइन पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स होगा 10 न्यूटन का, ये इस प्लेट को इस तरीके से घुमाएगा, क्लॉकवाइज तरीके से, और क्लॉकवाइज हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है ना, कन्वेंशनली। तो इसका टॉर्क निकाल लेंगे हम लोग। एक तो ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज टॉर्क। ऐसे ही ये वाला 10 न्यूटन देखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया है। ये फोर्स की लाइन है जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन पे प्रोजेक्ट करो परपेंडिकुलर, और ये अब किसको कैसे घुमाएगा, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा प्लेट को, ठीक है। तो ये भी सेम सेंस में घुमा रहा है, तो ये भी नेगेटिव टॉर्क होगा। अच्छा, अब बचा ये वाला 10 न्यूटन, तो ये फोर्स की लाइन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी फोर्स की लाइन पे, ये इसको ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस टॉर्क होएगा, ठीक है। और अब एक और फोर्स बचा अपने पास, ये वाला एफ फोर्स, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये हमारी फोर्स की लाइन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स की लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये इसको ऐसे घुमाएगा, ठीक है। तो हमारा जो टोटल नेट फोर्स होना चाहिए, नेट टॉर्क होना चाहिए सॉरी, वो 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा हमारा, क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा, ये हमने लिख लिया 10 × L, क्योंकि ये सारी साइड्स 10 है,
तो ये वाला फोर्स 10 इंटू ये वाली डिस्टेंस 10, तो इसको हमने L लिख लिया, -10 इंटू एल। सिमिलरली हमने इसके लिए भी, ये हमारा फोर्स हो गया 10, ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया L, सो -10 इंटू एल। और जो दूसरे हमारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है 10 है ना, ये फोर्स की लाइन और ये परपेंडिकुलर लाइन, ये भी L है, तो 10 इंटू एल। और एक ये वाला फोर्स हमारा, ये फोर्स की लाइन है F, और ये हमारा डिस्टेंस, ये भी L ही है, तो FL। अब L L L L कैंसिल हो जाएगा और ये वाली टर्म हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे, F के लिए सॉल्व करेंगे, 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं 2 अप्रैल 2025 का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ट्रू स्टेटमेंट पता करो कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मोलर हीट कैपेसिटी एडियाबेटिक प्रोसेस की इनफाइनाइट होती है, जो कि गलत है। क्यों गलत है मैं आपको आगे बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट है वर्क डन बाय गैस अगर होगा तो पोटेंशियल जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी, जो कि गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या लिख सकते हो, del Q बराबर del U प्लस W। अब क्योंकि कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो बचा क्या del U बराबर W, यानी कि W बराबर -del U। इसका मतलब अगर वर्क डन होगा, अगर कोई पॉजिटिव वर्क डन होगा बाय द गैस, अगर वर्क डन कर रही है गैस तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव होगा, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, हमारा इंटरनल एनर्जी घटेगी, राइट। अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होता तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती, लेकिन क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है तो दूसरा हमारा नेगेटिव होगा, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ होगी, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका अपोजिट, कि मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, नहीं, मोलर हीट कैपेसिटी ज़ीरो होती है एडियाबेटिक प्रोसेस में, ये सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि del Q पता है हमको ज़ीरो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का, और C Q और del T में रिलेशन होता है, C इक्वल्स टू del Q बाय del T। अब क्योंकि ये ज़ीरो है तो इसलिए C भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही। और इसी तरीके से हमारा फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो भी गलत रहेगा। रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। फोर्थ स्टेटमेंट है कि W बराबर फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा एक बार, कि इंटरनल एनर्जी गैस डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। तो जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी गैस की घटेगी। तो देखो किसी कंटेनर में आपने गैस रखी है, तो गैस रखी है तो वो कौन से कंटेनर में है, वो एडियाबेटिक कंटेनर में, मतलब कंटेनर की वॉल्स एडियाबेटिक वॉल्स हैं, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, उसमें से ना हीट बाहर जाएगी और ना हीट अंदर आएगी, ठीक है ना, यही एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो अगर आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, क्या कर दिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीज़, इंटरनल एनर्जी गैस की डिक्रीज़ होगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्योंकि हीट तो बाहर जा ही नहीं सकती, तो अगर बाय चांस आपने किसी प्रोसेस से क्या करा, इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ा दिया कंप्रेशन करके, ठीक है ना, सपोज करो कंप्रेशन करा आपने, तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ गए, तो टेम्परेचर बढ़ गया मानो आप, ठीक है। तो क्या होगा, अब जो भी इसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर मिला, एक्स्ट्रा जो इसके पास टेम्परेचर बढ़ा है, उससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि कुछ भी यहाँ से बाहर तो जा सकता है नहीं, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, जो फोर्थ पॉइंट है, कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीज़ होगी, नहीं डिक्रीज़ नहीं होगी टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, ठीक है ना, F/2 nRT। तो F/2 nR तो कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो इंटरनल एनर्जी ज़रूर इंक्रीज़ होगी, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, JEE मेन 2 अप्रैल 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। 25 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का रजिस्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ज़ीनर डायोड लगा है जो कि 5 वोल्ट रेंज का है। और क्वेश्चन ने हमको बोला है कि क्वेश्चन ही कह रहा है कि ज़ीनर डायोड में जो करंट जा रहा है वो ये जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका 4 टाइम्स है, यानी कि अगर यहाँ पे IL करंट जा रहा है तो यहाँ पे 4 IL करंट जा रहा है, तो यानी कि टोटल करंट जो आ रहा होगा वो 5 IL आ रहा होगा। तो 5 IL में से 4 IL यहाँ चला गया और IL यहाँ चला गया, तो ये IL भी निकालना है और RL भी निकालना है अपन को। तो हम ये जो 400 ओम वाला रजिस्टर है इसके अक्रॉस लगाते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ लगा के कैसे लिख सकते हैं अपन लोग, देखो ओम्स लॉ होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो इन दोनों टर्मिनल्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है,
तो इधर तो होगा 25 वोल्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 25 वोल्टेज आएगा, ठीक है। और यहाँ हमको ऑलरेडी 5 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे 0 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी 0 वोल्ट ही होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 25 - 5 यानी कि 20। करंट जा रहा है इसमें से 5 IL का, रेजिस्टेंस है 400, सॉल्व करेंगे तो IL आ जाएगा 1/100 एम्पियर्स यानी कि 10 मिली एम्पियर। अब ये अगर यहाँ पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। तो अब हम ओम्स लॉ लगा लेते हैं इस वाली ब्रांच के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि है 5 का, I जो कि है 1/100 इंटू रेजिस्टेंस, सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा RL 500 ओम। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, JEE मेन 22 अप्रैल 2025 का क्वेश्चन करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट का। क्वेश्चन में हमको पूछा गया है ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो हमको पता है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन होता है एप्सिलॉन R = 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, और इसको हम काई भी बोलते हैं लेटर को। तो काई = हो जाएगा ये 1 जो है हमारा, टू द अदर साइड इट विल गो, तो काई बराबर हो जाएगा μr - 1। और हमको पता है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो होती है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे μr की, जो कि है μ/μ0, और सब्सटीट्यूट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू। लाइट वेव इज प्रोपोगेटिंग विद प्लेन वेव फ्रंट x + y + z कांस्टेंट। लाइट ट्रेवल कर रही है x एक्सिस में, तो वेव फ्रंट हमेशा उसके नॉर्मल बनते हैं, तो x एक्सिस के लिए ऐसे हो जाएगा। y में लाइट ट्रेवल कर रही है तो y का वेव फ्रंट कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे ही z का वेव फ्रंट बन जाएगा। एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन विद x एक्सिस। तो हम वेव फ्रंट को अगर लिख दें वेक्टर के फॉर्म में, वेव फ्रंट को बना लिया हमने a वेक्टर, उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन x में भी है, y में भी है, z में भी है, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप कुछ ऐसे दिखेगा। ये नेट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग ऑल द वेव फ्रंट्स। सो इसका x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, वो एक वेक्टर जो x के साथ अल्फ़ा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा एंगल बनाता है। तो x एक्सिस के साथ उस वेक्टर का जो एंगल होता है वो दिया जाता है फॉर्मूला से, cos इनवर्स ax, मतलब जो x कंपोनेंट है वेक्टर का उसका कोएफिशिएंट √ax² + ay² + az²। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ax की 1, ax 1 1 1 1² cos इनवर्स 1/√3 आंसर हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, JEE मेन वेडनेसडे 2 अप्रैल 2025 का क्वेश्चन फ्रॉम 9 to 12 शिफ्ट का। सिंपल हार्मोनिक मोशन की 2 इक्वेशंस गिवन है हमको। एक है √7 5 sin 5t और दूसरी है 2√7 sin 5t + π/3, और इन दोनों से एक नई इक्वेशन बनती है सुपर इम्पोज होने पे SHM की। उस सुपर इम्पोज्ड जो इक्वेशन होगी उसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो होगा x × 10⁻² मीटर स्क्वायर, और हमको यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो जो इन दोनों से इक्वेशन बनेगी रिजल्टेंट, उसका इक्वेशन होगा डिस्प्लेसमेंट का xr = AR sin 5t + सम एंगल अल्फ़ा। तो हमको पता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ω² × a पार्टिकल का, और a यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा किसका, इन दोनों वेव्स के जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू होगा वो हमको यहाँ फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन दोनों की वजह से कितना आएगा, उसका फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, दो वेव्स जो SHM कर रही हैं उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो इंडिविजुअल वेव्स के जो एम्पलीट्यूड होता है उनके वेक्टर सम के बराबर होता है। जैसे एक वेक्टर है a वेक्टर और दूसरा वेक्टर है b वेक्टर, तो इनका जो सम होगा, राइट, रिजल्टेंट वेक्टर का जो सम होगा वो होगा ये, राइट, मैग्नीट्यूड का जो सम होगा वो ये होगा।
तो जो दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम होता है वो ही दो वेव्स जो SHM कर रही हैं उनके जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो भी वेक्टर के जैसे ही ऐड होते हैं जैसे वेक्टर्स दो वेक्टर्स ऐड किए जाते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो भी a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर रूट से निकाला जाएगा। इसको a और इसको b मान लेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का जो कि ω²/a होगा। जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका जो फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की, राइट, जो पार्टिकल होगा वो भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, वही फ्रीक्वेंसी होगी जो इंडिविजुअल वेव्स की है। दोनों वेव्स की सेम ओमेगा सेम है तो रिजल्टेंट का भी सेम ही रहता है। तो ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 25 हो जाएगी। ω² की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 175 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 175। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और विजिट करें सिमरन सर यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2025 का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमको एक बैटरी दी है जो कि 4.2 वोल्ट की है और वो 5800 mAh की बैटरी है। जो वो फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो उसकी एनर्जी कितनी स्टोर होती है उसमें। तो यहाँ पे कुछ समझते हैं mAh का मतलब। mAh मतलब मिली एम्पियर आवर होता है और अगर मैं मिली एम्पियर आवर को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये जो एम्पियर और वोल्टेज आया ये एक्चुअल में पावर बन गया और पावर होता है वॉट, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बच गया m वॉट आवर। अब वॉट इंटू आवर क्या होता है, यानी कि पावर इंटू टाइम जो कि होता है एनर्जी। तो एक्चुअल में अगर मैंने जो बैटरी का हमको रेटिंग दी हुई है 5800 mAh, इसको मैंने वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया अप्रोप्रिएट यूनिट्स में तो मुझे क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन मेरे को एनर्जी निकालनी है जूल्स में, ठीक है। और 1 वॉट आवर है 3600 जूल्स के बराबर। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एनर्जी सप्लाई होगा, मैंने आपको बताया ये मिली हो गया, ये आपका जो बैटरी का रेटिंग दिया हुआ है 5800 mAh, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है हमने, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है वोल्टेज से, ठीक है। अब ये एम्पियर इंटू वोल्टेज मतलब हमारा पास क्या बन गया, वॉट बन गया, ठीक है ना। और आवर ऐसे का ऐसे ही आ गया, ये 10⁻³ और ये सब ऐसे का ऐसे ही रहा हमारा, ठीक है। अब ये जो वॉट 1 वॉट आवर है हमारे पास, ये 3600 जूल्स के बराबर होता है। तो ये WH की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 3600 जूल्स। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जूल्स में। सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करके किलो जूल्स में लिख सकते हैं। 87.7 किलो जूल्स अपना जो है आंसर हो जाएगा। समझ में आया, लाइक शेयर करिए, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेंस अप्रैल 2025 का क्वेश्चन नंबर 32 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज रखा है Q ओरिजिन पे, दूसरा चार्ज है 9Q रखा है D, 0,0 पे, और आपको पता लगाना है कि इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इन दोनों के बीच में किस पॉइंट पे होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि किसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और ये P पॉइंट ओरिजिन से x डिस्टेंस दूर है और ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा हमारा D-x, क्योंकि टोटल D है, ये x है, तो बचा हुआ D-x होगा। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही इसकी वजह से होगी 9Q की वजह से, ठीक है। और लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, इक्वल एंड अपोजिट होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q की वजह से होगी KQ/x² और 9Q की वजह से होगी 9KQ/D-x का होल स्क्वायर। KQ और KQ कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 9 को 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपॉन D-x का होल स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे पावर्स में और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, D-x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करने पे x आ जाएगा हमारा D/4। तो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा D/4, 0,0। ये हो जाएगा आंसर। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं जेईई मेंस 2025 अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे पास एक रिवर है, क्वेश्चन नंबर 31 है ये, और रिवर की स्पीड हमको दी है 9 kmph। रिवर्स का जो विड्थ है वो हमको पता लगाना है और जो बोट है वो ट्रैवल कर रही है रिवर से इस एंगल, ये जो एंगल टोटल एंगल हमको क्वेश्चन में गिवन है ये 150 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है और स्पीड ऑफ जो बोट है वो 27 kmph है और बोर एक एंड से दूसरे एंड पहुंच जाती है 30 सेकेंड्स में। आपको बताना है डी कितना होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक इस छोर से दूसरे छोर पे जाने के लिए टाइम लग रहा है 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर मैंने ये वाली स्पीड ली
जो कि इसका कुछ कंपोनेंट यहाँ पे भी होगा और इस वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट यहाँ पे भी होगा। तो इसका अगर मैंने कंपोनेंट यहाँ पे लिया तो वो होगा वी बी कॉस 60। तो यही स्पीड, इसी डायरेक्शन में स्पीड लेनी है और डिस्टेंस भी मुझे यही लेना है। जिस डायरेक्शन में स्पीड लेते हैं उसी में डिस्टेंस भी लेते हैं, ठीक है ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। कौन सी स्पीड, इसी डायरेक्शन में जो स्पीड है, क्योंकि इसी डायरेक्शन वाली जो स्पीड ने ये वाला डिस्टेंस कवर करना है, इस डायरेक्शन वाली स्पीड ने ये वाला डिस्टेंस कवर करना है, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल स्पीड वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के काम आएगी और हॉरिजॉन्टल स्पीड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के काम आएगी। तो ये वर्टिकल स्पीड होगी, वो इस स्पीड का कुछ कंपोनेंट होगा जो कि होगा वी बी कॉस 60। तो टाइम होगा अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हो गया 30 सेकेंड्स, डिस्टेंस हमको पता लगाना है वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड को कन्वर्ट करेंगे पहले 27 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके cos 60 से, इसको डिनोमिनेटर को इससे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 60 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 112.5। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं जेईई मेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का। क्वेश्चन नंबर 30 है ये, अप्रैल शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है। तो आपके पास दो कंडक्टिंग शीट्स हैं, एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दूसरे की -2 सिग्मा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d और इन दोनों के सेंटर पे एक चार्ज रखा है q। इस पे लगने वाला फोर्स बताना है आपको, बहुत ही आसान है। तो फोर्स किसी भी चार्ज पे अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो कितना होता है, QE। तो Q की वैल्यू तो हम ऐसे पुट कर देंगे। अब हमको यहाँ पे इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। एक ये ध्यान रखो फार्मूला, जनरल फार्मूला, कोई भी कंडक्टिंग शीट होती है ना, तो उस पर अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, एक फेज़ की वजह से। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे अवे इससे दूर, ठीक है। तो इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो इसकी वजह से कितनी होगी, अच्छा नेगेटिव चार्ज प्लेट है तो डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स इट, इसी की तरफ होगी। तो यही डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ये कौन सी है, +x एक्सिस है या -x एक्सिस है, ये +x एक्सिस है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए हम माइनस का साइन यूज़ नहीं करेंगे। माइनस का साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन तो हो गई पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो कि 3/2 सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पे हमको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसकी जो वो कुछ ऐसे कुछ एंगल से रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस से, और उसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है और ये वाली हाइट है ये 1 सेंटीमीटर है। हमको पता लगाना है कि जो उसकी इमेज होगी वो कितना एंगल बनाएगी, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से वो हमको निकालना है। तो हम सबसे, और हमको ये भी गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है ये 30 सेंटीमीटर पर रखा है कॉन्वेक्स लेंस से और इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है एंगल मेड बाय प्रिंसिपल एक्सिस इमेज का। तो ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ इंक्लिनेशन पे रखा है, ठीक है, इसको अल्फ़ा डैश मान लेता हूँ मैं, और ये मेरे को अल्फ़ा निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये पता लगाऊँ कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी। तो ये मैं निकाल लूँगा सिंपल लेंस फार्मूले का यूज़ करके, 1/f = 1/v - 1/u। f दिया हुआ है मेरे को 20 सेंटीमीटर और u दिया है मेरे को -30 सेंटीमीटर। तो v निकल गया मेरा 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से 60 सेंटीमीटर में मेरी इमेज बनेगी। चलो दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होगी। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है v/u लेंस के लिए, u -30 है, सॉल्व करेंगे -2 आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन माइनस का साइन का मतलब इन्वर्टेड होगी इमेज, यानी कि ऐसे होगी कुछ, या नीचे की तरफ होगी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगी। अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है जो ये नॉर्मल हमारी मैग्नीफिकेशन होती है लेटरल, उसका स्क्वायर कर दो तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन हमारी 4 आ जाएगी। यानी कि हमारी जो ये वाली मैग्नीफिकेशन होगी अलॉन्ग द लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर होगी हमारी मैग्नीफिकेशन।
और ये वाली मैग्नीफिकेशन, उसका जो ये वाली लेंथ होगी, इसका मैग्नीफिकेशन निकालें अगर हम, तो ये लेटरल वाला मैग्नीफिकेशन होता है। इसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है m=hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, हाइट ऑफ इमेज चाहिए। तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी m/ho। अब m तो हमारा -2 है और ho हमारा 2 है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको 2 सेंटीमीटर दिया है, राइट। ये वर्टिकल हाइट इसका लेटरल। तो यहाँ से हमारे पास लेटरल मैग्नीफिकेशन आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन आया 4, राइट। और ये हमारे पास लेटरल मैग्नीफिकेशन आया -4 मतलब नीचे की तरफ। तो इन दोनों हाइट्स का जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि ये वाली हाइट आ जाएगी अपनी। ठीक है, तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो उसकी इमेज ऐसी रखी हुई है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है ना, कन्वेंशनली देखेंगे तो ये वाला एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये भी 4 है डियर स्टूडेंट्स और ये भी 4 है। तो अपने पास अगर 2 वेक्टर होते हैं, एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये दोनों 4 हैं, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। और ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, क्योंकि नीचे की तरफ है तो -45 डिग्री अपना आंसर इसका बन जाएगा। होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेंस 2025 अप्रैल के नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक रिम दी हुई है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, मास है 10 kg और इसके ऊपर एक थ्रेड बंधा हुआ है जिस पे हम फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन का। और ये फोर्स तब तक लगाते हैं जब तक ये जो इसके ऊपर थ्रेड है ये अनरोल हो। कितना अनरोल हो जाए, ये अनरोल हो जाता है 1 मीटर से। तो 1 मीटर थ्रेड नीचे आ जाता है और ये अनरोल करता है। तो जब ये अनरोल करता है तो इसका ओमेगा हमको पता लगाना है रिम का कितना होगा। तो देखो, हमने फोर्स लगाया और फोर्स से ये थ्रेड का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, 1 मीटर हमको दिया हुआ है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि इससे वर्क कितना डेवलप होगा। तो वर्क डन, ये एफ फोर्स कितना करेगा, F/s यानी कि 20 न्यूटन का। और जब जब वर्क होगा तो उसकी वजह से जो ये रिम है इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। इनिशियली रिम रेस्ट पे थी, तो वर्क डन विल कॉज चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी रिम की माइनस इनिशियल 0, क्योंकि रिम इनिशियली रेस्ट पे थी। तो वर्क डन हमारे पास है ही, आई हमको निकालना पड़ेगा रिम का। रिम यहाँ पे एक आपको पता है जो साइकिल की रिम होती है वो एक रिंग के जैसे बिहेव करती है ना, रिंग के जैसे बिहेव करती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। ठीक है, मास और रेडियस हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ओमेगा के लिए, और सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं जेईई मेंस 25 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन है कि हमको एक इक्वेशन दी है p + a/v² × v - b RT के बराबर है। और यहाँ पे हमको a/b पावर -2 का डायमेंशन फार्मूला निकालना है कि इसके बराबर होगा। ABCD ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि 2 सेम डायमेंशनल वाले जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमेशा ऐड की कर सकते हैं। अगर इन दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम है तब ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी। तो इसका मतलब P का जो डायमेंशन फार्मूला है वो a/v² के बराबर है। तो जो P का डायमेंशन फार्मूला है वो a/v² के बराबर है। तो a/v² लिखा मैंने और इसको P के बराबर कर दिया, v² को इधर ले गया। तो a का डायमेंशनल फार्मूला P × v² के बराबर है। P है प्रेशर और v है वॉल्यूम। तो प्रेशर होगा फोर्स बाय एरिया, v² वॉल्यूम होगा L⁻⁶। तो यहाँ से हमारे पास a का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m1, ये फोर्स, m1 L1t-2 अपॉन में एरिया का हो जाएगा L⁻⁻2 ऊपर आ जाएगा। और ऑलरेडी 6 है पावर में, तो ये 6 आ जाएगा। तो -2 + 6 + 1 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो a का डायमेंशनल फार्मूला अपन को मिल गया। सिमिलरली b का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि सेम डायमेंशनल फार्मूले वाली टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो b का डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम के बराबर और वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला L³ हो जाएगा। तो मेरे को अब a × b⁻2 चाहिए। तो a × b⁻2 हो जाएगा ये a, ये b और पावर -2। तो 3 × 2 हो जाएगा यहाँ पे पावर का, -6 आएगा। -6 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास ये आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला। और ये डायमेंशन फार्मूला ABCD ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ये किसके बराबर आता है, ये डायमेंशन फार्मूला बताता है इक्वल आता है एनर्जी डेंसिटी के। एनर्जी डेंसिटी डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ये m1L2T-2 और वॉल्यूम का ये सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन फार्मूला एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला ये आएगा जो कि AB⁻⁻2 के बराबर है। तो हमारा आंसर होएगा एनर्जी डेंसिटी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।